हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेलीगेशन, जिसको हिंदी में अंतरण बोला जाता है, यानी डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन ए है कि उत्तरदेयता, जिसको हम लोग इंग्लिश में अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अधिकार यानी कि राइट। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, और लास्ट ऑप्शन है अनौपचारिक संगठन। तो देखिए, जो हमारा डेलीगेशन का एलिमेंट होता है, तो डेलीगेशन के एलिमेंट में 3 एलिमेंट शामिल होते हैं। पहला होता है राइट, ठीक है, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो यह डेलीगेशन के यह 3 एलिमेंट हैं। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को उत्तरदेयता, तो ये डेलीगेशन का जो है एलिमेंट है। अधिकार भी एलिमेंट है, उत्तरदायित्व यह भी एलिमेंट है, लेकिन जो अनौपचारिक संगठन है यह डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है, तो अनौपचारिक संगठन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना संबंध क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कि औपचारिक संगठन कहलाता है, या जिसको हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। औपचारिक संगठन को हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अनौपचारिक संगठन, जिसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अंतःक्रिया से अचानक बना जो सामाजिक संबंध होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक संगठन कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है, यानी कि स्केलर चेन। श्रृंखला सोपान को इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर चेन, उसका अनुकरण नहीं करता है। ऑप्शन ए है कार्यात्मक संगठन, जिसको हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद है प्रभागीय संगठन, जिसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल, और फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जो हम लोग का स्केलर चेन होता है, यानी जो हम लोग का श्रृंखला सोपान है, इसका जो अनुकरण है वह कार्यात्मक संगठन करता है, प्रभागीय संगठन करता है, और औपचारिक संगठन भी करता है। लेकिन जो स्केलर चेन है, इसका अनुकरण जो है वह अनौपचारिक संगठन किसी भी प्रकार से नहीं करता है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था अनुकरण नहीं करता है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनौपचारिक संगठन जो है वह श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक लंबा संगठन होता है, यानी कि एक टॉल स्ट्रक्चर जो होता है वह कैसा प्रबंध का ढांचा होता है। ऑप्शन ए है कि प्रबंध की यह सिकुड़ी हुई जो है श्रृंखला होती है, या फिर यह प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला होती है, या फिर कोई श्रृंखला नहीं होती है, या फिर प्रबंध के कम स्तर होता है। तो देखिए, एक लंबा जो ढांचा होता है वह प्रबंध का जो होता है वह सिकड़ा हुआ जो है वह श्रृंखला होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि केंद्रीकरण से तात्पर्य है, या इसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी है कि निर्णय लेने के अधिकारों का बिखराव करना। ऑप्शन सी है कि प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना। ऑप्शन डी है कि नए केंद्रों अथवा शाखाओं को खोलना। तो देखिए, केंद्रीकरण जो होता है, तो इसका मतलब होता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि कोई भी जो डिसीजन लेने का क्षमता है वह एक व्यक्ति के पास होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा डेलीगेशन होता है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या आवश्यक है उत्तरदायित्व के साथ क्या
होना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि डेलीगेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए ताकि जो हमारा डेलीगेशन है वह एक इफ़ेक्टिव हो। तो देखिए जो डेलीगेशन के लिए अगर हम किसी को उत्तरदायित्व दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उसको राइट भी प्रोवाइड करें, तभी जो है हमारा डेलीगेशन क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, यानी कि जो प्रबंध का विस्तार होता है उससे क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए है कि प्रबंधकों की संख्या, ऑप्शन बी है कि एक प्रबंध की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, या फिर एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, या फिर शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना। तो देखिए प्रबंध के विस्तार से जो मतलब जो प्रबंध के विस्तार से जो मीनिंग निकलता है वह है कि एक जो सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट अपने ऊपर कितने उच्च अधिकारियों के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, यानी कि एक उच्च अधिकारी जो होता है उसके अंतर्गत कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं। तो प्रबंध से यही तात्पर्य निकलता है कि एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत जो कार्य करने वाले जो अधीनस्थ की गणना की जाती है उसको हम लोग प्रबंध का विस्तार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है, यानी कि जो अफवाह को जो बढ़ावा देते हैं, यानी कि किसी भी तरह के र्यूमर को, ठीक है, किसी भी तरह के र्यूमर को अगर बढ़ावा देते हैं तो उस तरह के संगठन को हम लोग किस प्रकार के संगठन कहते हैं। ऑप्शन ए है कि इसको केंद्रीकृत संगठन कहते हैं, या फिर बी केंद्रीकृत संगठन कहते हैं, या फिर अनौपचारिक संगठन कहते हैं, या फिर औपचारिक संगठन कहते हैं। तो देखिए किसी भी तरह के र्यूमर को अगर बढ़ावा देता है तो उस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उत्पादन रेखा, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट लाइन होता है, प्रोडक्ट लाइन पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। तो देखिए यहाँ पे सामूहिक क्रिया का अंग है। ऑप्शन ए है कि आंतरिक संगठन का अंग है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है वह आंतरिक संगठन का एक अंग है, प्रभागीय संगठन का अंग है, कार्यात्मक संगठन का अंग है, या फिर जो है वह हमारा स्वायत्त जो संगठन है उसका अंग है, यानी कि जो हमारा ऑटोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन है उसका अंग है। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह ऑर्गेनाइजेशन को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी भी कार्य को करने से संबंधित होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जैसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो उत्पादन से संबंधित जो होता है वह डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और जो कार्य से संबंधित होता है वह आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उत्पादन रेखा यानी प्रोडक्ट लाइन पर आधारित सामूहिक क्रिया का अंग है कौन है, तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग का लास्ट ही है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया का अंग क्या है। अभी हम बताया आप लोग को कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ कार्य के आधार पर जो सामूहिक क्रिया का अंग होता है वो क्या होता है, कार्यात्मक संगठन यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आप लोग का बिजनेस स्टडी का एमसीक्यू, और इस चैप्टर से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यह ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का यह क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के एमसीक्यू लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।